बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। ग्रुप जी हमारे पास कोई ग्रुप है और हमने उसके किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र फाइंड करना है। कुछ बुक्स में नॉर्मलाइज़र भी लिखा होता है, नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। सेंट्रलाइज़र से मुराद क्या है? सेंट्रलाइज़र से मुराद उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो किसी एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। जिस एलिमेंट का हम सेंट्रलाइज़र निकाल रहे होते हैं तो वो ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स जो उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, तो हम कहेंगे कि उनकी जो कलेक्शन है वो सेंट्रलाइज़र है उस एलिमेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट कर लें कि ए जो है वो ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट है और हम ए का सेंट्रलाइज़र निकालना चाहते हैं। तो उसकी नोटेशन हमारे पास क्या है? या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या यहाँ जी सॉरी यहाँ ए आएगा क्योंकि हमने ए का सेंट्रलाइज़र निकालना है। ए और यहाँ जी, सेंट्रलाइज़र ऑफ ए इन जी। और हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सेंट्रलाइज़र ऑफ ए हमारे पास बराबर होगा उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन एक्स सच डैट ए एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये हमारे पास सेंट्रलाइज़र है ए का, यानी उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जो एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ए एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ए रखा है। तो उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जो एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, हम कहेंगे कि वो ए का सेंट्रलाइज़र है। जैसे अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल आइडेंटिटी हो, अगर हम ए को कंसीडर करें कि ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो सेंट्रलाइज़र ऑफ आइडेंटिटी क्या आएगा? एक्स सच डैट ई डॉट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डॉट ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो ये हमारे पास होल ग्रुप आ जाएगा, ये हमारे पास ग्रुप जी ही आएगा, क्योंकि एक्स ई डॉट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डॉट ई का मतलब एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ही है। तो मतलब पूरे का पूरा ग्रुप, क्योंकि ग्रुप का हर एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो आइडेंटिटी का सेंट्रलाइज़र जी है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप जो है वो हमारे पास अबीलियन ग्रुप हो, अगर ग्रुप अबीलियन हो तो अबीलियन ग्रुप में हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। अगर ग्रुप जो है वो हमारे पास अबीलियन ग्रुप है तो वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसलिए अगर हम किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र निकालें तो वो जी पूरा ग्रुप आएगा, अगर जी जो है वो अबीलियन ग्रुप हो। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर। सेंटर ऑफ अ ग्रुप से क्या मुराद है? सेंटर ऑफ अ ग्रुप, अभी हमने बात की थी नॉर्मलाइज़र की कि हमने एक एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र निकाला और वो क्या था? उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जो एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। सेंटर को हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम तमाम एलिमेंट्स का सेंट्रलाइज़र फाइंड कर लें और फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटर को डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी से, ये सेंटर की नोटेशन है। पहली डेफिनेशन तो ये है कि हम तमाम एलिमेंट्स का सेंट्रलाइज़र निकाल लें और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लें। एक डेफिनेशन ये है सेंटर की। हम सेंटर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? सेंटर असल में सेंटर से मुराद उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। सेंटर जो है वो हमारे पास ग्रुप जी के उन तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो पूरे ग्रुप के साथ पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ जी। किस तरह से हम उसे डिफ़ाइन करेंगे कि सेंटर ऑफ जी जो है ये हमारे पास बराबर है
एक्स यानी वो एक्स आएंगे बिलोंग्स टू जी सच डैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। यानी सेंटर से मुराद क्या है, सेंटर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा ही सेंटर में आएगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेंटर से मुराद, किसी भी ग्रुप के सेंटर से मुराद उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास अबीलियन ग्रुप हो, अगर हमारे पास अबीलियन ग्रुप हो तो अबीलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो वहाँ पर हमारा उसका सेंटर क्या होगा, वो होल ग्रुप होगा। उसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, होल ग्रुप। अगर हम एक ग्रुप लें, हम उस सबसे पहले उसका फाइंड करते हैं, हर एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र फाइंड करते हैं। ग्रुप हमने लिया है जी इज़ इक्वल टू +-1 एंड +- आयोटा। ये हमने ग्रुप कंसीडर किया है। ग्रुप क्योंकि अबीलियन ग्रुप है, तो जब हम आइडेंटिटी का सेंट्रलाइज़र तो वैसे जी ही है। अगर हम -1 का सेंट्रलाइज़र निकालें तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है हर वो एक्स जो -1 के साथ कम्यूट करे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये ग्रुप जी ही आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अबीलियन ग्रुप है। इस तरह से हम आयोटा का सेंट्रलाइज़र निकालें वो भी होल ग्रुप आएगा, माइनस आयोटा का निकालेंगे तो वो भी होल ग्रुप आएगा। उन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो जी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन जी, वो हमारे पास जी ही होगा। क्योंकि हम पहले अगर आयोटा का निकालें सेंट्रलाइज़र तो वो भी जी है, और माइनस आयोटा का निकालें तो वो भी जी है। हमने कहा था कि हर एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र निकाल लें और फिर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास सेंटर बनता है। ठीक है, अब 1 का सेंट्रलाइज़र जी, -1 का भी जी है, आयोटा का भी जी है और माइनस आयोटा का भी सेंट्रलाइज़र जी है, तो इनका इंटरसेक्शन भी जी ही होगा। तो अगर ग्रुप अबीलियन है तो उसका सेंटर जो है वो होल ग्रुप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं Q8 की। Q8 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं +-1 + आयोटा, या +-i है, +-j है और +-k। अगर हम 1 का सेंट्रलाइज़र निकालें तो वो होल ग्रुप आएगा जो कि Q8 है। अगर मैं -1 का निकालूं तो इससे मुराद क्या है, हर वो x जो -1 के साथ कम्यूट करता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Q8। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स -1 के साथ कम्यूट करते हैं। अगर मैं -1 को आयोटा से ज़रब दूं तो वो आई आएगा, आई है। और अगर आई को मैं -1 से इस तरफ से राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं तो वो -i ही है। मतलब कि -i जो है वो, सॉरी, जो आई है वो इसके सेंट्रलाइज़र में होगा। आई जो है वो -1 के सेंट्रलाइज़र में होगा क्योंकि आई जो है वो इसके साथ कम्यूट करता है -1 के साथ। तो हम कह सकते हैं आई बिलोंग्स टू सेंट्रलाइज़र ऑफ -1। -1 भी कम्यूट करेगा, 1 भी कम्यूट करेगा, तो मतलब 1 भी आएगा सेंट्रलाइज़र में, -1 भी और आई भी। सिमिलरली हम -i चेक कर लेते हैं, वो आ जाएगा आई, और -i इंटू -1 वो भी आई ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये -i भी इसके साथ कम्यूट करता है क्योंकि लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास सेम है। तो -i भी सेंट्रलाइज़र में होगा। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं +-j और +-k। तो सेंट्रलाइज़र ऑफ -1 जो है वो हमारे पास होल ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सेंट्रलाइज़र ऑफ i। सेम वही डेफिनेशन, x सच डैट xi इज़ इक्वल टू i x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Q8। हमने ये चेक करना है। अब 1 भी इसके साथ कम्यूट करता है, -1 भी कम्यूट करता है क्योंकि 1
1 डॉट आई बराबर है आई डॉट 1 के, और -1 डॉट आई बराबर है आई डॉट -1 के। तो -1 और +-1 जो है वो सेंट्रलाइज़र में होंगे। अगर मैं बात करूं आई और जे की, क्या ये बराबर है जे डॉट आई के? हमने कहा था कि आई जे और के, आई डॉट जे जो है वो के बराबर है, जे डॉट के जो है वो आई के बराबर। इसका मतलब है आई डॉट जे जो है वो के है और जे डॉट आई जो है वो -के है। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब है जे जो है वो सेंट्रलाइज़र ऑफ आई में नहीं है। सिमिलरली -जे भी नहीं होगा। और अगर हम के की बात करेंगे तो के डॉट आई क्या बराबर है आई डॉट के? तो के डॉट आई बराबर था जे के, लेकिन आई डॉट के जो है वो -जे है। तो ये जो हमारे पास जे होगा वो भी इसके सेंट्रलाइज़र में नहीं आएगा। यानी कि सेंट्रलाइज़र ऑफ आई जो है वो हमारे पास +-1 और +-आई है। सिमिलरली अगर हम सेंट्रलाइज़र ऑफ -आई निकालेंगे तो वो भी यही आएगा। अगर हम जे का सेंट्रलाइज़र निकालेंगे तो वो होगा +-1 और +-जे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम -जे का निकालेंगे तो वो भी यही है। अगर के का निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा +-1 और +-के। हमने कहा है सेंटर क्या है, इन सब का इंटरसेक्शन। अगर मैं इन सब का इंटरसेक्शन लूँ तो +-आई कॉमन है। तो इसका मतलब ये है Q8 का जो सेंटर है हमारे पास वो +-1 है, +-1। सेंटर को हमने दो तरह से डिफ़ाइन किया है। या तो आप सेंट्रलाइज़र निकालें हर एलिमेंट का, उनका इंटरसेक्शन ले लें, या फिर हमने कहा है कि सेंटर जो है वो उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कि जो सेंटर है, अगर अबेलियन ग्रुप हो तो सेंट्रलाइज़र ऑफ जी जो है वो, सॉरी, सेंटर ऑफ जी जो है वो जी ही होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी अबेलियन है। अगर अबेलियन है तो सेंटर जी होगा, और अगर सेंटर जी है तो ग्रुप अबेलियन होगा। और अगर ग्रुप नॉन अबेलियन हो तो सेंटर जो है वो जी का सब ग्रुप होता है। ठीक है, सेंटर जो है वो जी का सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मलाइज़र की, नॉर्मलाइज़र ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप। अब हम यहाँ पर नॉर्मलाइज़र, डिफरेंस हमने ये देखना है, सेंट्रलाइज़र जो है वो एलिमेंट का और नॉर्मलाइज़र जो है वो सबसेट का या सब ग्रुप का। कुछ बुक्स में इसे नॉर्मलाइज़र ऑफ सब ग्रुप को सेंट्रलाइज़र भी कहा होता है, लेकिन मेन चीज़ है कि हम उसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं। अगर हमने एलिमेंट वाइज डिफ़ाइन किया है कि एलिमेंट वाइज कम्यूट करें तो फिर वो सेंट्रलाइज़र की डेफिनेशन में जाएगा। और जब हम नॉर्मलाइज़र को डिफ़ाइन करते हैं कि एच कोई भी हमारे पास सबसेट है जी का, एच क्या है, सबसेट है जी का, तो नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी को हम किस तरह से शो करेंगे, इस ये नोटेशन है, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी। तो ये उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो एच के साथ को सेट वाइज कम्यूट करते हैं। एच के साथ को सेट वाइज यानी लेफ़्ट और राइट को सेट बराबर आ जाए, उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है। एलिमेंट वाइज कम्यूट करना और चीज़ है और को सेट वाइज और परम्यूट करना और चीज़ है। जब हम कहते हैं कि एलिमेंट वाइज कम्यूट करें तो इसका मतलब होता है ए बी बराबर हो बी ए, ये और ये चीज़ और है। जब हमने कहा एक्स एच इज़ इक्वल टू एच एक्स है तो इसका मतलब ये है कि एक्स एच बराबर हो एच डैश एक्स के। ये एच और एच डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो हम कहेंगे कम्यूट करते हैं, अगर सेम नहीं होंगे तो हम कहेंगे परम्यूट करते हैं। तो एक्स एच इज़ इक्वल टू एच एक्स हो, यानी को सेट वाइज कम्यूट करें उन एलिमेंट्स की कलेक्शन जो एच के साथ को सेट वाइज कम्यूट करते हैं, जिनके लिए लेफ़्ट और राइट को सेट बराबर आता है, उनकी कलेक्शन जो है वो नॉर्मलाइज़र है एच का इन जी। यानी हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं नॉर्मलाइज़र ऑफ एच जो है ये बराबर है जी, वो जी आएंगे जी बिलोंग्स टू जी सच डैट जी एच इज़ इक्वल टू एच जी। ये हमारे पास नॉर्मलाइज़र है, यानी उन एलिमेंट्स की कलेक्शन जो एच के साथ को सेट वाइज कम्यूट करें, या हम इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जी बिलोंग्स टू जी।
अब ये जी एच इज इक्वल टू एच जी है, तो हम इसे लिख सकते हैं जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच। यानी नॉर्मलाइज़र में वो एलिमेंट्स आते हैं जो सबसेट एच के साथ या सब ग्रुप के साथ को सेट वाइज कम्यूट करते हैं। अगर एच सब ग्रुप है हमारे पास जी का, तो जब हम उसका नॉर्मलाइज़र निकालेंगे तो वो भी हमारे पास सब ग्रुप ही होगा। अगर एच सब ग्रुप होगा तो उसका हम जब नॉर्मलाइज़र निकालेंगे तो वो भी जी का सब ग्रुप होगा, और एच जो है वो नॉर्मलाइज़र ऑफ एच का सब ग्रुप होगा, और नॉर्मलाइज़र ऑफ एच जो है वो जी का सब ग्रुप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक सब ग्रुप है S3 का A3, और इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, आइडेंटिटी है 1 2 3 एंड 1 3 2। हम इसका नॉर्मलाइज़र निकालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी जो है वो इसमें आएगा। आइडेंटिटी जो है वो इसके नॉर्मलाइज़र में आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी से हम लेफ़्ट कोसेट निकालें या राइट कोसेट निकालें वो बराबर होगा। यानी आइडेंटिटी इंटू A3 बराबर है A3 इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है वो इसके नॉर्मलाइज़र में है। अब हमने बात करनी है 1 2 की। अगर हम 1 2 को मल्टीप्लाई करें A3 के साथ तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं 1 2 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो 1 2 ही आएगा। अगर मैं 1 2 को अब मैं 1 2 को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 3 के साथ करूँ तो 1 गोज़ टू 2 है इस साइकिल में, और इस साइकिल में 2 गोज़ टू 3 है, तो 1 गोज़ टू 3 होगा। इस साइकिल में 3 गोज़ टू 3 है और इस साइकिल में 3 गोज़ टू 1 है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1 2 था 1 3 की बात करूं, 1 3 को मैं जब मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 3 को सॉरी 1 2 इसके साथ हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। 1 2 को जब हम 1 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1 गोज़ टू 2 है और यहाँ पर 2 गोज़ टू 1 है, तो 1 गोज़ टू 1, साइकिल कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 को, 2 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 3, तो 2 3, ये हमारे पास एक कोसेट बनेगा 1 2 की मदद से। A3 का 1 2 की मदद से ये एक कोसेट बनेगा। अब सिमिलरली मैं A3 को 1 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मैं 1 2 को राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँगा। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ही आएगा। अब हमने 1 2 को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने 1 2 3 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास इस साइकिल में 1 गोज़ टू 2 और इस साइकिल में 2 गोज़ टू 1, सो 1 गोज़ टू 1, साइकिल कंप्लीट। 2 गोज़ टू 3 और इस साइकिल में 3 गोज़ टू 3, सो 2 गोज़ टू 3, ये एक साइकिल आ जाएगा, एक परमुटेशन। नेक्स्ट हमने 1 3 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस साइकिल में 1 गोज़ टू 3 है, 1 गोज़ टू 3, और जो 1 2 है उसमें 3 गोज़ टू 3 है, तो ये 3 ही आएगा। और इस साइकिल में 3 गोज़ टू 2 है और यहाँ पर 2 गोज़ टू 1 है, तो साइकिल कंप्लीट। यानी लेफ़्ट और राइट कोसेट यहाँ पर बराबर है। इसका मतलब ये है 1 2 जो है वो इसके नॉर्मलाइज़र में है। 1 2 भी है, आइडेंटिटी भी है। सिमिलरली हम चेक करेंगे 1 3 भी होगा। ठीक है, 1 2 3 और 1 3 2 वो तो हैं ही हमारे पास ग्रुप के अंदर, तो उनके लिए भी लेफ़्ट और राइट कोसेट बराबर होगा। यानी A3 का जो नॉर्मलाइज़र है वो S3 है। A3 का जो नॉर्मलाइज़र है वो S3 है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंटर की। अगर हमारे पास ग्रुप हो सिमेट्री ग्रुप, हम S3 की ही बात करते हैं, S3। इसके एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता है। एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक 1 2 है, एक 1 3 है, एक 2 3 है, एक 1 2 3 और
1 3 2। अब अगर मैं वन आइडेंटिटी चेक करूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, यानी कि आइडेंटिटी जो है वो सेंटर ऑफ S3 का एक एलिमेंट है। अब मैं सेंट्रलाइज़र फाइंड करके हर एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र फाइंड करके उनका इंटरसेक्शन लेकर भी निकाल सकता हूँ सेंटर, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। अगर मैं 1 2 की बात करूँ, 1 2 इंटू 1 3, तो ये किसके बराबर है? 1 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 3। 1 2 इंटू 1 3 इसके बराबर है। सिमिलरली 1 3 और 1 2 की बात करें तो 1 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कि ये आपस में कम्यूट नहीं करते। तो इसका मतलब है ना तो 1 3 सेंटर में होगा, ना ही 1 2 होगा, क्योंकि 1 2 इसके साथ कम्यूट नहीं करता और 1 3 भी 1 2 के साथ कम्यूट नहीं करता, तो मतलब ये सेंटर में नहीं है। हमने कहा था सेंटर में वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। अगर ए जो है वो सेंटर में है तो इसका मतलब है ए हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो 1 2 और 1 3 सेंटर में बिलोंग नहीं करते। सिमिलरली हम 2 3 चेक करेंगे। 2 3 को किसी भी एलिमेंट के साथ चेक कर दें। 2 3 को हम 1 2 के साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है। और 1 2 इंटू 2 3। अब 1 2 तो सेंटर में नहीं है ना, मे बी 2 3 जो है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता हो। तो 2 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 2 है, 2 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू, क्योंकि 3 गोज़ टू 2 है, 2 गोज़ टू 1, तो 3 गोज़ टू 1। इसको हम ये 2 3 1 हमारे पास क्या है, ये वाला एलिमेंट है। अगर हम देखें 2 गोज़ टू 3 है, यहाँ पर भी 2 गोज़ टू 3 और 3 गोज़ टू 1, ये 3 गोज़ टू 1, तो ये 1 2 3 ही है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम चेक करेंगे 1 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 3, और 3 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू 2 है, तो 1 3 2 दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब 2 3 भी सेंटर में नहीं है। 2 3 एक एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करता ना, हमें तो चाहिए कि हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। 2 3 भी सेंटर में नहीं है। सिमिलरली 1 2 3 जो है उसे आप 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और 1 2 को 1 2 3 के साथ और 1 3 2 को ये भी कम्यूट नहीं करेंगे। हमें ये पता है कि डिसजॉइंट परमुटेशंस कम्यूट करती हैं, लेकिन जो भी अभी तक हमने फाइंड की हैं उनमें कोई भी डिसजॉइंट नहीं थी। यहाँ पर 1 कॉमन था, यहाँ पर 2 कॉमन था, मतलब डिसजॉइंट नहीं थी। तो S3 का सेंटर सिर्फ़ और सिर्फ आइडेंटिटी है। अगर हम Sn की बात करें इन जनरल फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो Sn का जो सेंटर है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली जो D3 है, D3 S3 के आइसोमॉर्फिक था, तो D3 का सेंटर भी आइडेंटिटी है। अब हम Dn के लिए बताएंगे कि Dn का सेंटर क्या होगा। Dn हमने बताया था कि Dn जो है डाइहेड्रल ग्रुप है। A और B से हमने उसे जनरेट किया है। A का ऑर्डर n है और B का ऑर्डर 2 है, और जो BA है वो बराबर है A इनवर्स B के। जो BA है वो बराबर है A इनवर्स B। अब Dn फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 3, D3 की हमने बात की तो वहाँ सेंटर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी D4 की। अगर हम D4 के एलिमेंट्स को लिस्ट करें और बारी बारी हम चेक करें, जैसे हमने S3 में चेक किया था, तो उसके सेंटर में सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे D4 में, एक E और एक A रेज़ टू पावर 2। A रेज़ टू पावर 2 क्या है? अगर हमने कहा था कि ये एक स्क्वायर है और ये आइडेंटिटी, यानी ये आइडेंटिटी पोजीशन पर है, ये आइडेंटिटी है। अगर हम इन्हें 1 2 3 4 नाम दे दें, 1 2 3 एंड 4, हमने उसे रोटेट किया था 90 पर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स 4 हैं, तो 360/4 आंसर आता है 90। तो हम उसको 90 पर रोटेट करेंगे। 90 पर रोटेट करते हैं तो वो बनता है A। 90 पर रोटेट करते हैं तो वो क्या बनता है A। और जब हम उसे एक दफ़ा फिर 90 पर रोटेट करते हैं तो वो हमारे पास A रेज़ टू पावर 2 था, यानी वो रोटेशन है जो 180 पर आई थी।
दो दफ़ा रोटेट किया ना, पहले 90 पर रोटेट किया फिर दोबारा 90 पर रोटेट किया तो वो ए रेज टू पावर 2 बना। तो सेंटर में हमारे पास ए रेज टू पावर 2 होगा, आइडेंटिटी और ए रेज टू पावर 2। इन जनरल अगर हम डी एन के सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ डी एन, तो ये आइडेंटिटी होगा अगर एन ऑड हो, अगर एन ऑड हो, और हमारे पास ये सेंटर जो है वो 1 और ए रेज टू पावर n बाय 2 होगा अगर n इवन हो, अगर n क्या हो, इवन नंबर। अगर n इवन हो, अगर n ऑड है तो सेंटर आइडेंटिटी है, जैसे हमने S3 का देखा, S5 का भी आइडेंटिटी, S7 का भी। लेकिन अगर n इवन है तो फिर सेंटर में दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक आइडेंटिटी और एक ए रेज टू पावर n बाय 2। अगर n 4 था तो a रेज टू पावर 2। अगर फॉर एग्जांपल n जो है वो हमारे पास 6 हो, अगर n जो है वो 6 होगा तो फिर हम 6 बाई 2 3, यानी e और a रेज टू पावर 3। अगर हमारे पास s जो है वो 6 हो, यानी 6 साइड्स हों पॉलीगॉन की, तो 360 बाय 6, ये हम फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60। मतलब कि हम पहले एक दफ़ा रोटेट करेंगे 60 पर, वो a बन जाएगा, फिर दोबारा से रोटेट करेंगे तो वो a रेज टू पावर 2 वो 120, और फिर दोबारा से रोटेट करेंगे तो a रेज टू पावर 3 वो 160। यानी वो रोटेशन जो 160 पर आती है वो सेंटर में बिलोंग करेगी, e और a रेज टू पावर 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं e और r 180 डिग्री, कि जो 180 पर हमें रोटेट करने के बाद एलिमेंट मिलता है वो सेंटर का एक एलिमेंट होगा। तो डी एन के सेंटर में दो ही एलिमेंट्स हैं, अगर n इवन हो और अगर n ऑड हो तो एक ही एलिमेंट होगा। ये आइडेंटिटी है इफ़ n इज़ ऑड, और आइडेंटिटी एंड a रेज टू पावर n बाय 2 इफ़ n इज़ इवन।